शो में शामिल हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में। आज ये एकाएक एक्सपेक्टेशन तो थी कि हाँ कभी ना कभी ये टाइम आएगा, लेकिन इस तरीके से आएगा, इस लहजे में आएगा, शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इन बिटवीन द लाइन्स इस पूरे डिसीजन के बहुत सारे हैं। एनीवे, हेमंत जी, थोड़ा समझना जरूर पड़ेगा यहाँ पर कि अब क्योंकि हमें मालूम है कि हाँ यूएस ने हम पर टैरिफ लगा दिया है 25% का एज ऑफ नाउ, तो इस टैरिफ का असर हम किस रूप में देखें? जिस बात की आती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो भी हुआ है। जैसा आपने कहा कि ये तो हमें पता था कि टैरिफ लगेगा, बट क्योंकि जिस तरह से डिस्कशन हो रही थी लगा था कि ये एटलीस्ट 25% तो नहीं होगा, मे बी 15% या अराउंड, बट द फैक्ट इज ये हो गया। 25% है अभी 1 अगस्त से। आई थिंक उसका इम्पैक्ट से पहले आई थिंक एक चीज और समझना है, जहां पे अभी भी जो एम्बिग्विटी है या जो चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी बेसिकली 2 कारणों से है। एक तो इंडिया जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा है, और उनको लगता है कि ब्रिक्स कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो यूएस डॉलर को वीक करे, और दूसरा जो हम वेपन्स या जो एनर्जी खरीदते हैं रशिया से, उन 2 चीजों के लिए उन्होंने कहा कि उनको पेनल्टी लगेगी। अभी ये किसी को मालूम नहीं है कि वो पेनल्टी कितनी लगेगी, कैसे लगेगी, बट आई थिंक इन सभी के बीच में मुझे लगता है कि इसमें अभी भी ये फाइनल वर्ड नहीं है। पहली बात तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्कशन, बातचीत होगी। जैसे 3rd वीक में यूएस डेलीगेशन इंडिया में आएगा, तो हो सकता है हम देखें कि जो टैरिफ जो है वो थोड़े रैशनलाइज हो जाए, और ये जो क्लैरिटी है, जैसे मैंने कहा कि वो जो पेनल्टी है वो कितनी है, तो उस पर थोड़ी क्लैरिटी आएगी, तो होपफुली वो बहुत ज्यादा सीरियस अमाउंट नहीं होगा। अगर ऐसा है तो इम्पैक्ट, जैसा आपने पूछा मुझे, देखिए 2 तरह से इम्पैक्ट करता है ये। एक तो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो यूएस के साथ जो ट्रेड है वो करीब करीब $87 बिलियन का है, और इनफैक्ट अमेरिका जो है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो जाहिर सी बात है, जो एक्सपोर्ट्स यहाँ से जाते हैं उनके ऊपर अगर टैरिफ लगेगा तो वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मैं एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि जो रुपये पे जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुशन एक्सपोर्टर्स को देता है, ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट कम करने के लिए। दूसरा, मार्केट के ऊपर 2 तरीके से फर्क पड़ेगा। एक तो ये कि जो ये सेक्टर जो इम्पैक्ट होंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी है या फार्मा, ऑटो, जेम्स एंड जूल्स, ये कुछ सेक्टर्स, टेक्सटाइल, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जहां पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरा, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर पड़ता है। जैसा आपने भी कहा कि उम्मीद थी कि ऐसी डील होगी, जो कोशिश कर रहे थे कि ऐसी डील होगी जो दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन हो, बट ऐसा अभी एटलीस्ट अभी तक हुआ नहीं। तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है डेफिनेटली। कितना फर्क पड़ेगा वो देखना होगा, क्योंकि इवेंचुअली जो टैरिफ का इम्पैक्ट उनके देश में भी जो कंज्यूमर्स है उनके ऊपर पड़ता है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है कि ये पेनल्टी कैसे। तो ये अभी सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो और पता चलेगा हमें किस तरह का इम्पैक्ट होगा। और जब से ये टैरिफ का पूरा ये एक कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पर टेरर मचना शुरू हुआ, उसके बाद से ही दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल का दौर हमने आता हुआ बहुत देखा, और ये कंटिन्यूड है अब तक। विश्वजीत जी, क्योंकि बार बार इस पे अनसर्टेनिटी है, बात जरूर हो रही है टैरिफ लगाने की, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रंप ये भी कहते हैं कि अभी भी बातचीत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब एक ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशन रहती है तो बदलाव की गुंजाइश रहती है। सर, ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं अभी एट द मोमेंट, जिनका पोर्टफोलियो है, मन में डर तो रहता है कि बाजार में इतना ज्यादा उथल पुथल हो रहा है तो पोर्टफोलियो का होगा क्या, तो एक टैरिफ प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? देखिए, सबसे पहले तो स्वाति, जैसे हेमंत जी ने बोला कि मुझे लगता है अभी ये फाइनल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे यू टर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्स्ट केस सिनारियो है। तो हो सकता है जो आने वाला चेंजेस होंगे वो बेटर ही होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है 15-20% तक, 15% तक शायद हम सेटल करें। तो ये एक अभी निगोशिएशंस बाकी है, तो ये फाइनल नहीं है। तो सबसे पहला मेरा जो सुझाव ये रहेगा निवेशकों को कि एक तो रिएक्ट ना करें। बिल्कुल लो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। तो अभी ये कोई रिएक्ट करने का समय नहीं है बिल्कुल। आप मतलब अभी शॉर्ट टर्म के लिए है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आप कोई 1-2 दिन या हफ्ते 15 दिन के लिए नहीं करते हैं, 5 साल 7 साल के लिए निवेश करते हैं। और ऐसे शॉर्ट टर्म्स वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इससे बल्कि लाभ होता है कभी कभी
क्योंकि ये वॉलेटिलिटी है, अगर आप सिप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको एवरेजिंग में फायदा होगा, ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले। और अगर हम लो टैरिफ की बात करें तो अगर स्टॉक मार्केट पे कुछ कुछ फर्क पड़ता है, अगर आज भी हम देखें तो केवल 300 पॉइंट्स का फर्क है, ये कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जबकि एक्सपायरी भी थी आज, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है मार्केट की तरफ से। और आने वाले समय में शुद्ध पॉजिटिविटी ही देखने को नजर आएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है और पॉजिटिव है। तो ब्राजील का एक एग्जांपल ले, वहां पे 30-50% का टैरिफ लगा था, लेकिन 1-2% मार्केट में गिरावट आई। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि आज टैरिफ आ गए हैं तो अब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है, तो अनिश्चितता जो होती है वो मार्केट के लिए ज्यादा खतरनाक होती है, तो वो खत्म हो गई है। तो जो आज देख सकते थे, बेस्ट वर्स्ट देख सकते थे, वो देख लिया हमने। अब पोर्टफोलियो कैसे बनाए, तो मेरे ख्याल में 3 सुझाव है। सबसे पहले तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। आज की तारीख में अगर देखें तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और हाइब्रिड टाइप ऑफ फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए। और जो फंड्स जिसमें ज्यादातर अगर आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग है या बीएफएसआई है, जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा है, तो उन सेक्टर्स में हम फोकस कर सकते हैं। या फिर रूरल इकोनॉमी को देखें तो वहां पे भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उस टाइप के फंड्स में अगर हम निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और कोशिश करें जो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स हैं, जैसे कि आईटी, फार्मा, अभी हेमंत जी बता रहे थे, जिन सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको कुछ समय के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ज्यादातर आप डाइवर्सिफाई रखें, गोल्ड में, इक्विटी में, डेट में, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे में जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, इस टाइप के फंड्स में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर देखने को मिलता है, बजाय इसके कि आप प्योर मिड कैप या स्मॉल कैप में जाएं। तो मेरे ख्याल में डाइवर्सिफाइड रखें, और लेना भी है तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में आप इक्विटी में निवेश करें। अदरवाइज हाइब्रिड इज द बेस्ट स्ट्रेटजी ऐसे मार्केट उतार चढ़ाव। तो ऐसे उतार चढ़ाव में हेमंत जी, निवेशकों के लिए अवसर नजर आते हैं कि कहा जाता है कि गिरावट में ही बाजार में खरीदारी के मौके होते हैं, तो क्या ये अवसर, इसको माने हम आपदा में अवसर जैसा कहा जाता है? हाँ देखिए स्वाति, जब भी मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं मार्केट टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उन निवेशकों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जो एसआईपी से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब भी जितना भी पीरियड है जहाँ पे वॉलेटिलिटी होगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिलता है कि क्योंकि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप लोअर लेवल पे इन्वेस्ट करें। उससे क्या होगा कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है, जो एवरेज एंट्री कॉस्ट जो है, वो कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की अनसर्टेनिटी जो है, किसी भी कारण से हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो या जो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमको देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से हो। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने देखा है पास्ट में भी बहुत अलग अलग कारणों से मार्केट में कहीं ज्यादा गिरावट है। अभी तो जैसे हम बात करें कि कुछ हमें ज्यादा देखने को मिला नहीं है, मे भी थोड़ा इम्पैक्ट पता चलेगा, और शायद सिचुएशन ऐसे रही भी ना, इससे सुधर जाए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी ना हो। लेकिन हमने पास्ट में भी देखा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल होती है किसी भी कारण से। ओवर द लॉन्गर टर्म जो इक्विटी का पोटेंशियल है रिटर्न देने का, इन्फ्लेशन को बीट करने का, बाकी एसेट क्लासेस से बेटर रिटर्न देने का, वो कहीं नहीं जा रहा, वो इंटैक्ट है। जब तक वो इंटैक्ट है और आपका ध्यान अपने एसेट एलोकेशन पे है, तो मुझे नहीं लगता कि एज एन इन्वेस्टर आपको चिंता करने की जरूरत है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्वाति, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आपने वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में इन्वेस्ट कर दिया। पोर्टफोलियो को अगर रीअलाइन करने की जरूरत है तो वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर का काम है, वो आपके बिहाफ पे करेंगे। तो आपको मार्केट टाइमिंग नहीं करनी है, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि पोर्टफोलियो में बदलाव कब हो और कैसे करें, आपके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आप अपने निवेश को बनाए रखें, अपने जो डिसिप्लिन तरीका है उसको बनाए रखें। और जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इक्विटी का जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि निवेशकों को कोई भी पैनिक करके किसी तरह का भी कुछ एक्शन लेने की जरूरत है इस समय। जी जी सर, वेरी क्विकली साथ ही में बता दीजिए, टैरिफ प्रूफ पोर्टफोलियो के फंड कैसे रहेंगे? ऐसे फंड्स हैं जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हैं, तो उनमें कुछ एक फंड है जिनमें अगर कुछ एक्सपोजर होगा, जिन सेक्टर की मैंने बात की, तो बहुत कम होगा। तो जैसे इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड में इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड, ये ऐसे फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है ओवर द डिफरेंट मार्केट पीरियड। और साथ ही इनमें जो एक्सपोजर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में बहुत कम है। ओके, और विश्वजीत जी, आप भी थोड़ा संक्षिप्त में अपने पसंदीदा फंड्स टैरिफ प्रूफ पोर्टफोलियो के लिए।
जी बिल्कुल, मैंने देखा जिन सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो सेक्टर्स कम एक्सपोजर कहाँ है इन फंड्स में, तो मैंने देखा कि लार्ज कैप में देखें तो मेरा ही एसेट लार्ज कैप में बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर फ्लेक्सी कैप में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बेटर पोजीशन में नजर आ रहा है और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस भी हम देखते आ रहे हैं। तीसरा अगर हम देखें तो कोटक मल्टी कैप, जो हेमंत जी ने भी बोला, तो ये प्योर मिड कैप स्मॉल कैप में जाने की बजाय अगर आप मल्टी कैप फंड का ऑप्शन लें तो ज्यादा बेटर है। इक्विटी में मैं कहूंगा ये तीन ऑप्शंस बेटर है, लेकिन हाइब्रिड स्टिल अभी भी बेटर स्ट्रैटेजी है। बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट फंड ऐसे वॉलेटिलिटी बाजार में आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे सकते हैं। तो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड या एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड भी कंसिडर किए जा सकते हैं। ओके सर, आइए पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, स्वागत करते हैं सर। आपने सवाल भेजा, ऑलरेडी आप अराउंड 85,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका टारगेट क्या है? थैंक यू मैम। मैं लगभग 2016 से मैंने स्टार्ट किया था एसआईपी करना। उस टाइम पे अमाउंट काफ़ी कम था, जैसे जैसे सैलरी मेरा बढ़ा उस हिसाब से मैंने इसको इंक्रीज किया। अभी फिलहाल मैं 85,000 की एसआईपी कर रहा हूँ और इसके बाद अभी मेरा 15,000 का इंक्रीज करने का भी और प्लान है। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक तो ये 15,000 के लिए मुझे कोई एडिशनल फंड लेना है या एग्जिस्टिंग फंड्स में ही मैं रीलोकेट कर सकता हूँ इनको? एक क्वेश्चन मेरा ये है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि और मैं हर दो साल में लगभग 15% के आसपास स्टेप अप भी करता हूँ, ठीक है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरे जो गोल्स हैं जो मैंने अभी मेंशन करके रखे हुए हैं कि मुझे अगले 10 साल में लगभग बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 50-60 लाख रुपए चाहिए, एंड देन फिर अराउंड 15 ईयर्स में 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास चाहिए बच्चों की शादी के लिए, मेरे 2 बच्चे हैं, एंड देन रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए मेरे को 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल के बाद। अभी इसमें ये हो गया मेरा इक्विटी वाला पोर्टफोलियो, जिसमें कि मेरा एग्जिस्टिंग वैल्यू है 42 लाख, एंड जो डेट में है उसमें मेरा पीएफ, पीपीएफ एंड ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो देयर व्हिच इज कंटिन्यू बी आई विल कंटिन्यू दिस। ठीक है सर, मैं अपने एक्सपर्ट से आपके पोर्टफोलियो को स्टडी करने के लिए बोलूंगी। हेमंत जी, शायद इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है आपके इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए, क्या सजेशन रहेगी आपकी? स्वाति, जैसे उन्होंने कहा कि 3 गोल्स हैं बेसिकली, तो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखें, मैं अगर म्यूचुअल फंड से शुरुआत करूं तो 85,000 की इनकी एसआईपी, 15,000 ये ऐड करना चाहते हैं और तो करीब 1 लाख की एसआईपी हो जाएगी। और इन्होंने कहा कि हर दूसरे साल या तीसरे साल में अगर ये 10 से 15% बढ़ाते हैं तो मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि अगर ये हर साल अपनी ऑन एन एवरेज 5% से अपनी एसआईपी बढ़ाए तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इनको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इनका जो पहला गोल है उसका जो टाइम होराइजन है वो करीब 10 साल है। इनको करीब 50 से 70 लाख रुपए चाहिए दोनों बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो 42 लाख इन्होंने एक्यूमुलेट किया है उसका आधा जो है वो एजुकेशन के लिए, आधा इनकी रिटायरमेंट के लिए है। तो उसमें से अगर ये 10 लाख रुपए, जो 21 लाख रुपए है इनके एजुकेशन के लिए, 10 लाख रुपए इस गोल के लिए एलोकेट करें तो वो करीब करीब 31 लाख हो जाएगा 10 साल के बाद। उसके अलावा उनको 15,000 की एसआईपी प्लस 5% एसआईपी स्टेप अप करें तो जो बाकी जो 40 लाख मिलेंगे उनको वहां से मिलेंगे। तो एक जो पहला गोल है 70 लाख का वो वहां से पूरा होगा। दूसरा जो गोल है उन्होंने कहा कि करीब 1 से 1.5 करोड़ इनको चाहिए 15 से 20 साल में। तो मैं एक एवरेज अगर मैं निकालूं वहां पे 18 साल का अगर मैं टाइम होराइजन मान के चलूं तो जो बाकी 11 लाख थे लमसम के वो यहाँ पे एलोकेट होंगे। और उसके अलावा क्योंकि 18 साल का समय है, सिर्फ 5,000 की एसआईपी, 5% का स्टेप अप जो इनका कॉर्पस है पूरा का, प्लस जो इन्होंने सुकन्या समृद्धि में जो पैसा लगाया है वो भी जो कॉर्पस बनेगा, उन तीनों से मिला के इनका दूसरा गोल पूरा होगा। तीसरा जो गोल है इनका रिटायरमेंट का, इन्होंने कहा 20 साल के बाद 10 करोड़ चाहिए। तो अभी यहाँ पे 80,000 रुपए की एसआईपी हमारे पास बची है, जो अगर ये कंटिन्यू करते हैं विद 5% स्टेप अप तो 10 करोड़ तो उनको वहीं से मिलेगा। उसके अलावा जो उनकी ईपीएफ, पीपीएफ और जो भी इन्वेस्टमेंट है ट्रेडिशनल में वो उनके कॉर्पस पे ऐड करेगी। तो तीनों गोल्स अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इनको एक डिसिप्लिन तरीके से अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अब मैं क्विकली इनके पोर्टफोलियो पे आता हूँ। जो कुछ फंड्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से जो कंटिन्यू कर सकते हैं वो है बंधन स्मॉल कैप 15,000 रुपए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 20,000 रुपए और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी है। मुझे लगता है उसके जगह में अगर आप इन्वेस्टको कॉन्ट्रा में 15,000 इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। 2 फंड ये ऐड करें, ये मैं इनके पहले रिटायरमेंट गोल की बात कर रहा हूँ 80,000 की। 2 फंड ऐड करें, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड 15,000, कोटक मल्टी कैप 15,000। तो ये इनकी जो 80,000 की एसआईपी है रिटायरमेंट की।
बच्चों के लिए ओवरऑल 20,000 की एसआईपी चाहिए इनको। उसमें आईसीआईसीआई प्रू लार्जर मिड कैप 8,000, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 7,000 और इन्वेस्को लार्जर मिड कैप 7,000। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो बनाइए, कंटिन्यू कीजिए। जैसा मैंने कहा, तीनों के तीनों गोल्स आपके पूरे होंगे। चलिए, ये रही आपके लिए पूरे पोर्टफोलियो पर सलाह। एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और आइए बात करते हैं हमारे अगले दर्शक से। दीपक पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं सर आपका मनी गुरु में। आपने सवाल हमें भेजा अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ। ऑलरेडी 6,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं, किन टारगेट्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? हेलो हेलो। यस दीपक जी, पूछिए सवाल सर। मैम, मेरे 2 गोल है। एक गोल के लिए चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए 50 लाख का गोल है, जो मैं 10 साल से कर रहा हूँ। सेकंड ठीक गोल है मेरा, जो मैं और रिटायरमेंट से कर रहा हूँ रिटायरमेंट के लिए, जो उसमें मुझे 1 करोड़ चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने जिस तरह से मेरा पोर्टफोलियो, उस हिसाब से सही है कि वो जानना था मुझे। और जो कोई चेंजेस है बिल्कुल, तो मुझे एडवाइस चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल सर। विश्वजीत जी आपसे जान रही हूँ, 6,000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं, 11 लाख का ऑलरेडी पोर्टफोलियो बन रखा है। अब बच्चों की शादी भी करनी है, रिटायरमेंट का प्लान भी है, 50 लाख फिर 1 करोड़ का टारगेट रिटायरमेंट के लिए, 10% के स्टेप अप भी करने का प्लान है। कैसा लग रहा है इनका ये प्लान आपको? जी बिल्कुल, स्वाति जी, जो इन्होंने गोल रखा है वो काफी मेरे ख्याल में अचीवेबल है, क्योंकि काफी समय से ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं और 11 लाख का कॉर्पस बन चुका है। तो अगर हम फंड देखें तो 4 फंड है इनके पास। चारों ही फंड अच्छे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में एक्सपोजर है और तीनों ही टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं। आईसीआईसी का ब्लू चिप है, निपॉन का स्मॉल कैप है और एचडीएफसी का मिड कैप है। इसके अलावा एक्सिस का ईएलएसएस फंड भी है। तो पटेल साहब, आपको ये देखना है कि पहले तो कि क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो ईएलएसएस फंड की शायद आपको आवश्यकता ना हो, तो ये 1,000 रुपए जो है ये आप आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड में ही ऐड कर दीजिए। तो ये 3 फंड्स काफी पर्याप्त हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। 4,000 रुपए आप निवेश कर रहे हैं, अगर हम 12% का सीएजीआर भी लेके चले तो 20 वर्ष में 40 लाख रुपए बन जाता है। वहीं अगर आप 5% इसमें ऐड कर दें, हर साल अपना स्टेप अप करें, तो ये 50 लाख का गोल तो आपका एसआईपी से ही अचीव हो जाएगा। और जो 11 लाख है, अगर हम 20 साल के लिए उसको भी निवेशित रखें, 12% का सीएजीआर लेके चले, तो ये 1 करोड़ रुपए करीब बन जाता है। तो आपके गोल्स तो आपने आराम से अचीवेबल रखे हुए। हो सकता है आपने महंगाई को कंसिडर ना किया हो, इन्फ्लेशन को कंसिडर ना किया हो, तो हो सकता, क्योंकि जो आपने रिटायरमेंट का गोल रखा है वो 30 साल बाद 1 करोड़ का गोल रखा है। अगर 1 करोड़ की वैल्यू देखें 30 साल बाद, हो सकता है 23-24 लाख रुपए रह जाएगी, अगर 5% की इन्फ्लेशन दर भी लेके चले। तो आपको थोड़ा सा ये कंसिडर करना है कि क्या आपने गोल जो रखे हैं वो रियलिस्टिक है इन्फ्लेशन के हिसाब से। और जो 2,000 रुपए आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, वो भी दोनों ही फंड बहुत अच्छे हैं, बट मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो कोशिश करें एक लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें, जिसमें कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए अक्रॉस मार्केट कैप। फंड्स अच्छे हैं, थोड़ा सा एसआईपी आप ऑलरेडी अच्छी कर रहे हैं। कोशिश करें, इन्फ्लेशन को जरूर कंसिडर करें कि आपके गोल रियलिस्टिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो और अपनी एसआईपी इंक्रीज करें, ताकि आप प्रैक्टिकली अपने गोल को अचीव कर पाए। तो चल रही आपके लिए सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। आइए समीर जी से भी बात करते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं सर। बताइए, आप जो ये 30,000 के एसआईपी कर रहे हैं, किस टारगेट के लिए? जी समीर जी।
या मेरा तीन तीन जी समीर जी, SIP सवाल पूछिए। या मेरा 3 SIP चल रहा है, 10,000 पर मंथ का, ये नीचे SIP, टोटल 3 SIPs है। और मेरा टाइम होराइजन नेक्स्ट 10 इयर्स है, 10 इयर्स है। और मैं अभी ओके, कितने ईयर का? नेक्स्ट 10 इयर्स, 10 साल। ओके, 10 इयर्स के, ठीक है। 10 इयर्स रिटायरमेंट प्लानिंग बता रहे हैं शायद आप। हाँ, रिटायरमेंट प्लानिंग, यस, 10 इयर्स है। और अभी का पोर्टफोलियो का वैल्यू है 15 लाख है। ओके, ठीक है। और तो उसमें 10 साल के बाद 30 लाख SWP के लिए जरिए रिटायरमेंट प्लान करना चाह रहे हैं। 30 लाख आपको और इन्वेस्ट करना है, जैसा मैं देख पा रही हूँ। मैं जल्दी से अपने एक्सपर्ट के पास ही चलती हूँ, जिससे कि आपके सवाल का डिटेल में जवाब मिल जाए। मैं हेमंत जी, सर आप देखेंगे इनका पोर्टफोलियो, 10,000 रुपए की 3 इनकी SIPs हैं और 30 लाख का अभी और इन्वेस्ट भी करना है इन्हें पैसा कहीं पर, क्या सलाह रहेगी? इस बात आई थिंक इनके पास 10 साल का समय है एक्यूमुलेट करने के लिए कॉर्पस को। उसके बाद उनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से अगर इनकम जनरेट करनी है तो वो कर सकते हैं। वो अभी इस स्टेज पे हाइब्रिड फंड रखना मुझे लगता नहीं ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको एक्यूमुलेट करना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अच्छे गुड क्वालिटी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में हो। तो मेरे हिसाब से वो 30,000 के लिए आप 4 SIP कर सकते हैं। एक HDFC फ्लेक्सी कैप, हम डिफरेंट कैटेगरीज के फंड को देख रहे हैं, ICICI लार्ज एंड मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। इन चारों फंड में 7,500 आप इन्वेस्ट कीजिए। जो लमसम भी आपको इन्वेस्ट करना है वो इन्हीं फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए और उसको आप एक्यूमुलेट होने दीजिए। तो करीब करीब जिस तरह का आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे हिसाब से करीब करीब 1,30,00,000 या 40 लाख से ज्यादा कॉर्पस आपका बनेगा। वो काफी अच्छा अमाउंट होगा आपके लिए उस समय पे SWP से पैसा निकालने के लिए। मैं ये चाहूंगा कि अपना टाइम होराइजन कंप्लीट होने से करीब 1 साल पहले आप धीरे धीरे पैसा जो है वो हाइब्रिड फंड में उस स्टेज पे आप उसको शिफ्ट करना शुरू कीजिए, ताकि आप पैसा भी निकाल सकें, वो टैक्स एफिशिएंट भी होगा और साथ ही रिस्क भी थोड़ा कम होगा और आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलती रहेगी। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड नाउ, आप अभी इक्विटी में जाइए और बाद में हाइब्रिड फंड में जाइए, ताकि दोनों तरफ आप रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में बैलेंस कर सकें। ओके, तो ये रही आपके लिए समीर जी सलाह, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। समय इतना ही है, शो को समाप्त करते हैं अब, और धन्यवाद करेंगे हेमंत जी आपका, विश्वजीत जी आपका हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।
सबसे पहले समझाए सर, क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी ट्रम्प साहब के कि वो पहले अगस्त में डेलीगेशन भेजने वाले थे अमेरिका से, हमारे यहाँ डिस्कशन चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, अचानक से बम फोड़ दिया? अनिल जी, ट्रम्प के बारे में तो क्या बताए, ट्रम्प को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना मुश्किल है। मार्केट तो ये उम्मीद में बैठा था कि इंडिया और अमेरिका के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक साथ है, दोनों चाइना को कंटेन करना चाहेंगे, तो दोनों मिलके कुछ न कुछ अच्छा काम करेंगे। जब लिबरेशन डे टैरिफ अनाउंस हुई तब भी भारत को फेवरेबली प्लेस किया गया था कंपेयर टू अदर कंट्रीज, लेट्स से वियतनाम, जो चाइना के लिए एक कुरियर का काम कर रहे हैं। बट अब कुछ कारण की वजह से हमें फेवरेबल से अनफेवरेबल बेंच में बिठाया गया है। उम्मीद यही है कि बेटर सेंसेस विल प्रिवेल एंड आज नहीं तो कल वो लोग वापस रिवर्सल कर देंगे। ठीक बात है, आज नहीं तो कल रिवर्सल। ये रिवर्सल की उम्मीद क्यों है? उनके बिहेवियर को देखते हुए या उनकी मजबूरी और जरूरत को देखते हुए? एक जन ने बहुत अच्छा कहा था कि पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आज मतलब अमेरिका को देखिए, अगर उन्होंने चाइना से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया होता तो साइबर सिक्योरिटी का कितना बड़ा रिस्क होता। सोलर सेल इंपोर्ट करते हैं तो उसमें किल स्विच आती है, ऐसे लोग अटकल लगा रहे हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के लिए भारत की जरूरत है। चाइना पे आप इतना डिपेंडेंट है, आपकी सबसे बड़ी ट्रेड डेफिसिट चाइना से चलती है। आप रशिया का सबसे बड़ा टैरिफ, सबसे बड़ा ऑयल खरीदारी चाइना करता है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, उसका सारा ऑयल चाइना खरीदता है। म्यांमार के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, चाइना की रेयर अर्थ आधे से ज्यादा म्यांमार से आती है। तो चाइना अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है और अमेरिका उसे कुछ नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं तो बेटर सेंसेस विल प्रिवेल। एंड ट्रम्प साहब के बारे में ये भी एक है कि देयर इज अ टेक और ट्रेड, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। प्लस हम लोग भी अमेरिका से बातचीत करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है भारत और अमेरिका का, उस वजह से हो सकता है कि इन अनाउंसमेंट में कुछ कटौती की जाए। एक स्पेसिफिकली एक सेक्टर पर राय लेना चाहता हूँ, बाकी तो खैर सबको पता है जब जैसा होगा। फार्मा को लेकर क्या आपको लगता है, क्या वाकई में इस सेक्टर पर ट्रम्प को टैरिफ लगाना मुश्किल होगा या बाकी देशों की तरह इसे एग्जम्प्ट करेंगे? कैसे देखते हैं आप? अनिल जी, ट्रम्प क्या करेंगे ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बट अगर आप लॉजिकली देखें तो आज अमेरिकन फार्मा स्पेंड का 10% बजट भारतीय दवाई की तरफ खर्चा होता है, बट वॉल्यूम टर्म्स में 40% से ज्यादा मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं। तो हम सबसे सस्ती और सबसे अच्छी मेडिसिन उन्हें देते हैं। अब क्या वो इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे? शायद नहीं। दूसरा, अमेरिकन अस्पताल में, मेडिकल शॉप्स में दवाइयों की शॉर्टेज भी थोड़ी चल रही है। हो सकता है कि उस दवाइयों की शॉर्टेज के तहत वह टैरिफ नहीं लगाए। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनिल भाई, हमारे मैन्युफैक्चरर जब बेचते हैं तो मार्जिन 10-15% होता है। उनके डिस्ट्रीब्यूटर उसी के ऊपर 3 गुना 4 गुना प्राइसिंग लगा के बेचते हैं। तो अगर टैरिफ बढ़ी तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन में थोड़ी कटौती हो, मैन्युफैक्चरर के मार्जिन में शायद नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात है। पैसा तो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, बदनाम हमारी फार्मा कंपनियां हो रही है। अब बाजार पर एक रहा है, वैसे तो बाजार ने कोई पैनिक दिखाया नहीं। 100-150 पॉइंट तो आजकल निफ्टी में हम वैसे ही गिर जाते हैं, इसके लिए कोई ट्रम्प की जरूरत भी नहीं है। तो बाजार क्यों कर रहा है इग्नोर, और क्या करता रहेगा? अनिल भाई, बाजार में इस वक्त कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आता। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि ये एक सलीम अनारकली मार्केट है। जैसे अकबर
ने मुगले आजम में डायलॉग मारा था अनारकली को, अनारकली सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी, हम महाबली अकबर तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स मार्केट को गिरने नहीं देंगे और ग्लोबल फैक्टर्स मार्केट को बढ़ने नहीं देंगे। कई लोगों को मुगले आजम थोड़ी पुरानी मूवी दिखती है, तो हम अपने जमाने की अजित जो विलन थे उनका डायलॉग भी मार्केट को लगा सकते हैं। मोना डार्लिंग, इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दीजिए, लिक्विड उसे मरने नहीं देगा, ऑक्सीजन लिक्विड उसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगा। जो एफपीआई सेलिंग है, आईपीओ सप्लाई है, वो मार्केट को बढ़ने नहीं देगा और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का फ्लो है वो मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा। तो हमारी मार्केट कुछ त्रिशंकु की तरह है, ना बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है इन द शॉर्ट टर्म, ना बहुत ज्यादा गिर सकती है। नीलेश भाई, डायलॉग तो आपके दोनों फिट थे, एकदम सही जगह लगे भी है, खाली एक ही चीज की कमी रह गई। पूछिए क्या? क्या अनिल भाई? थोड़ा पृथ्वीराज कपूर और अजीत वाले कैरेक्टर में गुस्सा, वो मोना डार्लिंग, वो आ रहे कभी फुर्सत में वीकेंड पे ट्राई करें। आइए, अब रहा सवाल इन्वेस्टर्स के लिए। थोड़े लोग चिंतित भी हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे भी लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो भी है। क्या करना चाहिए उन्हें इस तरह के माहौल में? बने रहें, डटे रहें, एसआईपी जो कर रहे हैं करते रहें, या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? अनिल भाई, हम काफी समय से ये हिदायत दे रहे हैं कि आप रिटर्न की उम्मीद कम कर दीजिए। पिछले 5 साल में कोविड लो से 20-25% रिटर्न कहीं नहीं गया। अब वो रिटर्न 1 साल में बनने की बहुत ही कम गुंजाइश है। शायद 2, 2.5, 3 साल के अंदर उतना रिटर्न आए। महंगाई कम हुई है तो रियल रिटर्न भी कम होगा ही होगा। दूसरी चीज, लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। हमारी मार्केट में इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म है। अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड है, आफ्टर अ बिग राइज कंसोलिडेट हो रही है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और उसके ऊपर वैल्यूएशन बहुत ही पॉजिटिव चीजों को डिस्काउंट कर रहे हैं। तो ये जो एक ट्रायंगल है वैल्यूएशन का, जियोपॉलिटिकल रिस्क का और अर्निंग्स ग्रोथ कंसोलिडेशन